विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर कुछ प्रश्नों के बारे में, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में कुछ प्रश्न हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो है साथ के अंदर इसको हल करेंगे, अपने कमेंट्स के माध्यम से आप प्रदर्शित करेंगे। जो प्रश्न जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर सोमवार को, हर बुधवार को और हर शुक्रवार को आपका जो है मैथ्स फॉर ऑल कंपटीशन, जो आगामी आने वाली जो परीक्षाएं रहने वाली हमारी, चाहे तो वो परीक्षा सीईटी की रही हो, चाहे पशु परिचर की आए, चाहे आरएस की परीक्षाएं आए, उसके अंदर किस प्रकार के जो प्रश्न हमारे बन करके आएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो चलिए सर, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा, काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर जब जुड़े हैं, प्रश्न करेंगे हम लोग, निम्न में से सापेक्ष अभाज्य संख्याओं का समूह कौन सा है? यानी विच वन ऑफ द पेयर, विच वन इज द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ध्यान दीजिए, यहां पर जो सापेक्ष अभाज्य शब्द आ रहा है, और सापेक्ष अभाज्य किसके लिए आ रहा है? सापेक्ष अभाज्य आ रहा है हमारा को प्राइम नंबर के लिए यूज हो रहा है। और को प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा होगा कक्षाओं के अंदर, हम लोगों ने डिस्कस किया था। को प्राइम नंबर का मतलब किससे है सर? को प्राइम नंबर का मतलब है ऐसी संख्याओं से है जिनका म स प HCF एक बनकर के आता है, उन संख्याओं का हम को प्राइम नंबर्स कहा करते हैं। यानी कि संख्याओं के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स कहा करते हैं। यानी प्रत्येक जो समूह है उन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। और HCF का मतलब जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के साथ में आपको देखना है कि कोई कॉमन गुणनखंड, कोई कॉमन एलिमेंट संख्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह समूह, वह संख्याओं का समूह आपका सह अभाज्य या सापेक्ष अभाज्य संख्याओं का समूह रहेगा। चलिए सर, तो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन। ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करते हैं। ध्यान दें, हमारा जो नंबर है वो 104। अब जब मैं इसको 104 की बात करूंगा तो जल्दी से देखते हैं हम लोग, 104 को हम लोग तोड़ने की बात करते हैं। क्लियर है? चलो, तो 104 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप चाहे तो रफ में करें, चाहे तो ऑरली करें, आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं कुछ चीजें रफ में लिख करके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भाई आप सबसे पहले 2 का भाग देंगे, इसका आधा करने पर 52, फिर 2 का भाग देना है, इसका 52 का आधा 26 हो गया, 2 का भाग देना 13 हो गया, और 13 का गुणनखंड 1 हो गया। तो कुल मिलाकर के 104 जो रहा वो आपका 2, 2, 2 और 13 का हो गया। और इसी क्रम में जब 91 के बारे में बात करेंगे, तो 91 को जब आप तोड़ते हैं तो मुझे बताइए 91 का अभिप्राय क्या हो गया? 13 और 7 का गुणा हो गया, क्योंकि 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 91 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 91 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया सर? 7 गुणा 13, ये 91 हुआ। अब मुझे बताइए इसका HCF क्या बन रहा है? इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका जो कॉमन पार्ट के रूप में ये जो नंबर है हमारा 13, इनका कॉमन एलिमेंट बन करके आ रहा है। तो HCF 13 हो गया। अगर HCF 13 है तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, HCF 1 बनना चाहिए। तो ये चूंकि HCF आपका 13 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है 102 और 204। अब आप देख पा रहे हैं सर कि इसके अंदर 102 और 204 दोनों ही हमारी सम संख्याएं हैं, ठीक है, और 2 का भाग इसमें जाना ही जाना है। अगर 102 को मैं तोड़ूंगा तो यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 17 के रूप में टूटेगा यह 2, 3 और 17, 2 तिया 6 और 17 और 6 का गुणा 102 होता है। और जब 204 की बात करूंगा तो 204 क्या हो गया? 2, 2, 3 और 17 हो गया। बात समझ में आ गई? तो अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या बन करके आ रहा है? कॉमन फैक्टर हाईएस्ट जो बन रहा है HCF, वो ये बन करके आ रहा है। तो HCF आपका बना, जो कॉमन है उभयनिष्ठ है 2, 3 और 17, तो 17 तिया 51 और 102। चूंकि HCF 102 बनकर के आया है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सह अभाज्य संख्याओं का समूह नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं के समूह के लिए ऐसी 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनका HCF म स प 1 के बराबर हुआ करता है।
चलिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की बात करते हैं, 95। और आप देखेंगे 95 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का भाग जाता है, और जब 5 का भाग देंगे तो 19 पीछे बचेगा, तो 5 और 19 हो गया। अब 136 के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए 136 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं मैं, 2 2 2 और 17 के रूप में इसके टुकड़े आने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से आएंगे। सबसे पहले सम संख्या 2 का भाग देने पर 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का भाग देने पर 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देने पर 17 और फिर 17 का भाग देने पर 1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रिजल्ट रहा 2 2 2 और 17 का गुणनफल। तो अब मुझे बताइए कि जो इनके अभाज्य गुणनखंड बने 5 और 19, 2 2 2 और 17, क्या उसके अंदर से कोई कॉमन बना या नहीं बना? आप कह रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 95 में 5 है, 19 है, तो 5 और 19 आपके 136 के अभाज्य गुणनखंडों में नहीं है। और 136 में संख्याएं 2 है, 17 है, वो 2 और 17 आपके 95 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या बन गया? म स प आपका 1 बना। और जब ऐसे समूह हमारे पास में है जिनका म स प 1 के बराबर बनता है, तो वे संख्याएं हमारी सह अभाज्य या सापेक्ष अभाज्य संख्याएं कही जाती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अपने प्रश्न का उत्तर क्या बन गया सर? हमारे प्रश्न का उत्तर सी हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर रहा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से ध्यान देना, मैं यहां पर अगर आपके लिए डेफिनेशन की बात करूं तो मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका म स प 1 हो, क्या कहलाएगी? सापेक्ष अभाज्य या सह अभाज्य। सापेक्ष अभाज्य या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करते हुए प्रश्न को हल किया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखना है। भाई ये मान करके चल रहे हैं कि आपने जो है अच्छे से कर लिया होगा। कुछ प्रश्नों को हम एज अ सैंपल चेकिंग कि भाई आपने कितना पढ़ा है, क्या हम प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या क्या आपको पढ़ने की और अधिक आवश्यकता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। चलिए कुछ कमेंट्स जो हैं आप लोगों के आए थे पिछले 2 दिनों के अंदर। तो एक तो कमेंट आपका आया था कि भाई सर आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूं कि भाई हम में से कुछ विद्यार्थी, अधिकांश तो जानते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो अगर नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए भावेश मुंडेल। क्लियर है सर? तो ये जो है इस नाम से जाना जाता हूं। और हम में से अधिकांश पहले से पढ़ चुके हैं, जानकारी भी होगा, और नहीं तो अब जो है अपनी जान पहचान, अपनी दोस्ती जो है हो जाएगी। तो भावेश मुंडेल, एक कमेंट का उत्तर मैंने दे दिया कि भाई नाम क्या है। एक कमेंट और बन रहा था कि जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो मैथ्स फॉर ऑल क्लासेस, ऑल कंपटीशन जो लॉन्च किया गया था, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पूरे होने के कारण जो ऑटो रजिस्ट्रेशन या एडमिशन को आप कह सकते हैं, वो ऑटो क्लोज हो गए थे। और कई विद्यार्थियों के जो कमेंट आ रहे थे कि भाई जो है नया बैच शुरू करना है, नया बैच शुरू करना है। तो नया बैच समय आने पर शुरू करेंगे, थोड़ा सा जब फ्री हो जाऊंगा कि भाई इस बैच की भी गति हो जाए और अगला जो है बैच की गुंजाइश हो जाए, समझ रहे हैं? तो उस समय जो है नया बैच स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के अंदर अगर संभव है तो नए बैच की बात करेंगे। तो उसके अंदर भी जो रजिस्ट्रेशन जो है 2 से 3 दिन हम लोग खुला रखेंगे, और उसके अंदर जब बैच बन जाएगा तो वो भी ऑटो क्लोज आपका बैच हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो है अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 1-1/4, 1-1/9, 1-1/16 डॉट 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 अप टू 1-1/900 किसके बराबर है? और आप लोगों को आश्चर्य होगा, या आपकी जानकारी के लिए, ये प्रश्न हमारा जो है आरएस की परीक्षा का यह प्रश्न है। बिल्कुल। तो हम लोग जो है धीरे धीरे करते हुए सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के माध्यम से यहां पर करने का प्रयास करेंगे। आप भी जो है साथ साथ के अंदर इसको हल करते रहें। चलिए, तो ये अपना जो है आरएस मेंस का प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। हमारा प्रश्न कह रहा है 1-1/4, 1-1/9, 1-1/16 डॉट 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 अप टू 1-1/900 किसके बराबर है?
अब इसको हल करने के लिए जिस रूप में आपका प्रश्न है उस रूप में हल नहीं होगा। हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनफल हुआ करता है। मुझे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रश्न को हल करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनफल रहा। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको हल करता हूं। हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न कहता है 1 - 1/4 1 - 1/9। इसके मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में यूज करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हुए लास्ट में है 1 - 1/900। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड ए प्लस बी ए माइनस बी, और इतना गुणनखंड आपको आता होगा। तो 1 - 1/4 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं? इसके गुणनखंड हो रहे हैं 1 + 1/2 और 1 - 1/2। ये आपके गुणनखंड हो गए 1 - 1/4 के। देखिए एक का वर्गमूल 1 होता है और 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। तो 1 और 1/2 को एक बार प्लस में लिखा और 1 और 1/2 को हमने एक बार माइनस में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हुए 1 - 1/9 इसी प्रकार से इसी क्रम के अंदर 1 + 1/3 और 1 माइनस 1/3 हो गया। आगे बढ़ते हुए 1 - 1/16 को 1 + 1/4 अब और 1 - 1/4 यानी वर्गमूल करते हुए a + b a - b के रूप के अंदर हम इसको लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अंतिम पद हमारा क्या रहा? जब इसके गुणनखंड कर रहे हैं आप, 900 का वर्गमूल 30 होता है। तो इसको मैं लिखूंगा 1 + 1/30 और 1 - 1/30। चूंकि सारे पद हमारे गुणनफल के अंदर है, गुणनफल के अंदर पदों का क्रम बदला जा सकता है, आगे पीछे किए जा सकते हैं। तो प्लस प्लस के सारे पद हम लोग एक स्थान पर इकट्ठे कर लें, माइनस माइनस के सारे पद हम एक स्थान पर इकट्ठा करना चाहते हैं। तो देखिए प्लस प्लस के सारे पद इकट्ठे करते हुए 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1 + 1/30। ये एक हो गया। माइनस वाले पद अलग से इकट्ठा करने वाले। तो माइनस की स्थिति में 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 और ये क्रम आगे जाएगा और 1 - 1/30 ये आपका परिणाम होगा। चलिए तो जब हम इसको हल करते हैं तो एलसीएम लेकर के इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक और आधे की जोड़ मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हैं। यहां पर लसप कितना बना है? लसप 2 बना। 1 का 2 से गुणा हुआ 2 और उसमें अंश का 1 जुड़ा, तो 2 और 1 3 जुड़ गया। गुणा यहां पर देखिए लसप एलसीएम 3 बना। 1 का 3 से गुणा 3 और उसमें 1 जुड़ने पर 4/3। वापस से ध्यान दीजिए यहां पर 4 लसप हुआ, 1 का 4 से गुणा 4 और 1 जोड़ने पर हुआ 5। और ये क्रम जो है आपका आगे रहा। और कहां तक का क्रम रहा ये आगे? 30 लसप हो गया। 30 का 1 से गुणा 30 और 1 जोड़ने पर 31/30। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में आया। इसी प्रकार से आप इसको घटाने की बात भी करेंगे। तो 2 आपका लसप, 1 का 2 से गुणा 2 में से 1 गया 1। 3 लसप 3, 1 का 3 से गुणा 3 में से 1 गया 2/3। 4 लसप 1 का 4 से गुणा 4 में से 1 गया 3। और इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए 30 लसप 1 का 30 से गुणा 30 में से 1 गया 29/30। अब ध्यान दीजिए काटेंगे सभी पद कट जाएंगे। वापस से ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सभी आपके पद कटेंगे, केवल 2 पद बचेंगे। अंश बचने पर अंतिम पद का हर बचना है, और अगर पहले पद का हर बचता है तो अंतिम पद का अंश बचना है। तो ध्यान ये रखना है कि तलवार किस तरह चल रही है। देखो काटने की बात कर रहा हूं, तलवार चलाने की बात कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 3 से 3 यों तलवार चल रही है। देखिए इस प्रकार से 4 से 4 ये 5 इसके आगे आने वाले इस स्थान पर लिखे जाने वाले 5 से कटेगा। और इसी क्रम की अगर बात करता हूं मैं तो 30 यहां पर जो ऊपर की ओर 30 लिखा जा चुका होगा उससे ये कटेगा। यानी आपके कटने का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे क्रम में रहेगा। और अगर ऐसा डायरेक्शन है तो बताओ क्या बच गया? मैंने आपको कहा कि पहले पद में अगर हर बचता है तो अंतिम पद का निश्चित रूप से अंश बचेगा। तो 31/2, क्योंकि अंश में 31 बच रहा है और हर में जो सर्कल मार्क किया वो 2 बच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
यहां पर क्या क्या कट रहा है, किस डायरेक्शन में कट रहा है, उस दिशा का हमको ध्यान होना चाहिए। 2 से 2 ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, 4 से यहां ऊपर लिखा जाने वाला 4 कटेगा, और इसी क्रम में ये 29 इस स्थान पर लिखा गया 29 से कटेगा। तो देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार अंश में 1 बचा, तो अंतिम पद का हर का 30 बच चुका है। तो दो ही चीजें बचने वाली है, अंश और हर बचा। पहले पद का अंश बचने पर अंतिम पद का हर, और पहले पद का हर बचने पर अंतिम पद का अंश बचेगा। तो कुल मिलाकर के 1/30 हो गया। चलिए और कुछ कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो अंश का अंश से गुणा, 31 का 1 से गुणा 31, और हर हर का गुणा 2 का 30 से गुणा 60। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, 31/60 हमारे प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है, ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, आरएस मेंस के एग्जाम का प्रश्न था। और आपने ध्यान दिया होगा आरएस मेंस के सिलेबस में वर्तमान में गणित विषय नहीं है। जो 2013 और 2016 का सिलेबस था उसके अंदर इस प्रकार का प्रश्न हमारा बना है। उस समय आरएस मेंस 2013 के अंदर गणित विषय भी मेंस का एक सिलेबस का पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न कह रहा है 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर से लेकर के 30 स्क्वायर का मान कितना है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा के अंदर कि देखिए पहली n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा है, पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा है, पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पढ़ा है, और उसके माध्यम से आपको प्रश्न हल करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूलों को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं आपको, इन केस अगर रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं तो वो फॉर्मूले और वो प्रोसेस आपको रिकॉल हो जाए। देखिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के योग की अगर बात करें, 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं, और पहली n प्राकृत संख्याएं इनका योग n+1/2 हुआ करता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6 हुआ करता है। और इसी क्रम के अंदर जब घनों की बात करते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए n क्यूब, तो पहला वाला n+1 का होल स्क्वायर हो जाता है। और मैं इसको देख रहा हूं कि जब इसका स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये स्थिति हमारी रहा करती है। तो ये फॉर्मूले उम्मीद करता हूं रिकॉल आपको हो गए होंगे जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चलिए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखें कि हमारा जो प्रश्न है वो प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है योग की, या उनके वर्गों की बात कर रहा है, या उनके घनों की बात कर रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा है 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यानी वर्ग लगे हैं, स्क्वायर लगे हैं। और अगर वर्ग लगे हैं तो फॉर्मूला नंबर 2 की बात करनी है, और फॉर्मूला नंबर 2 n+1 2n+1/6 होता है। तो मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। नंबर एक ये क्लियर हो जाए। नंबर दूसरी बात, एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, जब हमारी शुरुआत पहले पद के साथ में हो रही है, हमारी शुरुआत 1 के साथ में हो रही है, तब ये फॉर्मूला हमारा एक बार लगेगा। लेकिन अगर ये शुरुआत कहीं बीच में से हो रही है तो इसी फॉर्मूले को हमें 2 बार यूज करना होता है, प्रयोग करना होता है। ये चीज हमने डिस्कस की है। और जब इसको 2 बार यूज करेंगे, कारण हमारी शुरुआत यहां पर 11 से हो रही है, 1 से नहीं हो रही है। और अगर शुरुआत हमारी 1 से नहीं हो रही है, कहीं बीच में से होती है, तो हमें करना क्या होगा, हमें इसका 2 बार प्रयोग करना है। और 2 बार जब प्रयोग करेंगे रिजल्ट के बीच में माइनस लिखना है। पहली बार n का मान मुझे 30 रखना है। अभी बताओ 30 कहां से आया, ये n का मान 30 आया, जो अपना अंतिम नंबर है 30, उसको रखना है। और दोबारा से जब पीछे की ओर बात करूंगा तो n का मान 10 रखना है। अब बताओ 10 कहां पर आया, 10 इस 11 से पहले वाला नंबर है, जो 11 से पहले रहा वह आपका 10 है। तो चलिए इसको रखते हैं, n के स्थान पर 30 रखना है। n+1 यानी 30+1 की बात कर लेता हूं, एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। 30+1 आगे 2n+1, 2 गुणा 30+1/6। ये 2 बार फॉर्मूला तब लगना है जब बीच में से शुरुआत होती है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। दोबारा n का मान 10 रखने पर 10, n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 1, 2n प्लस 1, 2 गुणा 10 प्लस 1 बटा 6। चलो इसको हल करते हैं। 30, 30 और 1 की जोड़ 31, 2 और 30 का गुणा 60 और 1 जोड़ने पर 61 बटा 6, माइनस 10 गुणा 10 और 1 11, 10 और 2 का गुणा ये वाला गुणनफल 20 और 1 जोड़ने पर 21 बटा 6। अब ये 6 काट लेते हैं। सबसे पहला काम, जैसे 6 से 30 कटेगा हमारा यहाँ पर 5 बार, यहाँ पर 2 से कटता है 5 बार और 3 बार, 3 कट गया हमारा यहाँ 7 बार। चलिए पहला काम हम इसका गुणा करते हैं, 5 गुणा, पहले मैं 31 और 61 का गुणा कर रहा हूं। देखिए किस प्रकार से हमारा गुणा हो रहा है, 1 का 1 से गुणा 1 हो रहा है, 3 और 6 9 हो रहा है, और 6 और 3 का गुणा 18 हो रहा है। इधर मैं 11 और 7 का गुणा पहले कर लेता हूं, 77 हो गया। अब वापस से आगे गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो 5 का 1 से गुणा 5, 5 नम 45 हासिल 4, 40 और 4 44 हासिल 4, 5 और 4 9, माइनस फिर गुणा कर रहे हैं, 5 और 7 35 हासिल 3, 35 और 3 38, और जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 उधार लेकर के 15 में से 8 गया 7, उधार चुकाने पर 3 में से 3 गया 0 और 9। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 9070। ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। ठीक है जी। अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला केवल और केवल हमारा एक बार लगता, और चूंकि सीरीज हमारी बीच में से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब उसी फॉर्मूले को हमें 2 बार यूज करना होता है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है 0.36 बार गुणा 0.45 बार किसके बराबर है। देखिए यहां पर जो बार लगा है वो अशांत आवर्ती रूप के दशमलव को व्यक्त करता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल्स है, और इसको जो है हम लोगों ने डायरेक्ट डिस्कस किया था। फिर से मैं रिपीट करता हूं उसी चीज को। ध्यान ये रखना है कि जब इसको हल करते हैं आप, बहुत अच्छा सा सरल सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। खास बात यह है, देखिए जब मैं पहले वाले को बात करता हूं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए दशमलव के बाद। ध्यान दीजिए भाई, जो विद्यार्थी अगर जिन्होंने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है उनको बात करेंगे। यहां पर दशमलव के बाद जो हमारे पास में दो अंक हैं 3 और 6, उसमें मेरा बार किस पर लगा है, मेरा बार लगा है एक अंक 6 के ऊपर, और जब बार एक अंक पर लगा है इसका मतलब एक बार 9 लिखा जाना है, और एक अंक 3 ऐसा है जिस पर बार नहीं है उसको 0 में लिखना है, तो कुल मिलाकर के 9 और 0 लिखा जाएगा। वापस ध्यान देना, जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 लिखना, और जो अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है उतने 0 लिखना। जैसे दूसरे एग्जांपल्स के बात कर रहा हूं, 0.235 बार। अब मुझे बताओ इसके अंदर केवल और केवल एक अंक 5 है जिस पर बार है, इसलिए एक 9, और दो अंक ऐसे हैं 2 और 3 जिन पर बार नहीं है, तो दो अंक पर बार नहीं होने के कारण 2 0 लिखना है। ये आपके दिमाग में आए, 0.3547 बार। अब मुझे बताओ बार कितने अंकों पर है, 5 4 और 7, 3 अंकों पर बार है, तो इसका मतलब मुझे हर के अंदर 3 बार 9 लिखना, और एक अंक 3 ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो उसको एक 0 लिखना है। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई हर में लिखते समय वापस से सुन लें, दशमलव के राइट हैंड साइड को हमने देखा, राइट हैंड साइड को देखने पर आप देखेंगे अंक कौन सा है उससे मतलब नहीं है, अंक कितने हैं उससे मुझे मतलब है। तो जितने अंकों पर बार है उतने 9, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0, तो ये 90 हो गया। और ऊपर फ्री स्टाइल, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, पूरी संख्या लिखो 36, और बार से पहले पहले क्या है उसको घटा देना है। भाई बार से पहले 3 है उसको आपको घटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 2 अंक हैं, और 2 अंकों पर बार है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, 2 बार 9 लिख देना है। और ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर बार छूटा हुआ है, तो कोई 0 नहीं होगा। दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं 4 और 5, और दोनों के ऊपर बार लगा है, इस कारण से 2 बार 9 लिखा जाना चाहिए। और ऊपर
पूरी संख्या फ्री स्टाइल दशमलव बार हटाने पर 45, और जिस पर बार नहीं है उसको घटाओ, तो जिस पर बार नहीं है तो 0 को घटाओ। पिछली बार 3 पर बार नहीं था इसलिए 3 को हटाया, घटाया हमने। तो चलो अभी कैलकुलेशन करने पर 36 में से 3 गया, 33/90 गुणा 45/99। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 33 के पहाड़े से 99 3 बार कट जाएगा, 45 के पहाड़े से 90 2 बार कट जाएगा, तो 1/2 गुणा 1/3 बराबर कितना, 1/6। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी जो है आपने कर लिया है, आंसर्स भी आपके आ रहे हैं, और जो नहीं कर पाए उन्होंने इसको समझ लिया है। चलें आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 49 की घात 15 माइनस 1 सदैव विभाज्य है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना। 49 की घात 15 माइनस 1 किससे विभाज्य है, तो इसको जो है हम लोग अच्छे से गंभीरता समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले बार लापरवाही हम लोगों ने कर ली है, स्टेटमेंट लिखने के बाद में भी उस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और प्रश्न जो है गलत हो गया, तो उसको हम लोग सही और सही ढंग से सुधारने का हम प्रयास करते हैं। तो 49 की घात 15 माइनस 1 किससे विभाजित है, ध्यान ये रखना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है मूल रूप से हमारा, वह स्टेटमेंट क्या कहता है, हमारा स्टेटमेंट कहता है कि यहां पर a की घात n माइनस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n a प्लस b से विभाज्य होता है। पहली चीज जो आपका स्टेटमेंट रहा, a की घात n माइनस b की घात n क्या होगा सर, सदैव a प्लस बी से विभाजित तो होगा। लेकिन इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा और डीप के अंदर जो स्टेटमेंट हमने पिछली बार भी लिखा, मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर a और b क्या होने चाहिए सर, a और b हमारी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यानी a और b प्राइम नंबर्स आपके होने चाहिए। अगर एक है तो वो एक अलग मैटर है, अदरवाइज आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। नंबर दूसरी बात, यहां पर n जो है, जो पावर है, वो सम होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी घात जो है वह सम संख्या इवन नंबर होना चाहिए। तो चलिए सर यहां पर जब इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 49 की घात 15 माइनस 1, अब जब मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए, a और b से विभाजित है a प्लस बी से, लेकिन a और b अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो नहीं है। तो पहली बात 49 को हमें क्या लिखना होगा, 49 को हमें लिखना होगा 7 की घात 2 और 15 माइनस 1, मुझे इस प्रकार से इसको रखना है। भाई 49 को लिखा है 7 गुणा 7 के रूप में, क्लियर है, 7 की घात 2 के रूप में, और घात हो गई 15 माइनस 1, तो ये रहा 7 की घात। और घातांक नियम क्या कहता है, अगर किसी घातीय संख्या के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होता है। तो मैं यहां पर घातों का गुणा करता हूं, 2 और 15 का गुणा कर दिया 30 माइनस 1, और 1 के ऊपर हम लोग 30 लगा दें। भाई 1 के ऊपर कुछ भी घात लगाई जा सकती है, जो रिक्वायरमेंट है, जो पहले पद की घात है वही घात हमारी 1 के ऊपर लग जाए। तो कुल मिलाकर के ध्यान देना कि 7 की घात 30 माइनस 1 की घात 30। अब मेरी जो दोनों शर्तें हैं वो दोनों शर्तें पूरी हो गई कि भाई जो आधार है, बेस है, वह आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 7 आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है। नंबर दूसरी बात, यहां पर जो पावर है वो आपकी सम संख्या होनी चाहिए। 49 की घात 15 में पावर n आपका 15 था, वो सम संख्या नहीं थी, तो मैंने यहां पर उसको 7 की घात 2 की घात 15 कर दिया, 7 की घात 30 हो गया, माइनस 1 की घात 30 हो गया। क्लियर। चलिए अब यहां पर मुझे बताइए ये किससे विभाजित होगा, ये सदैव a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब यहां पर 7 प्लस 1 बराबर 8 से विभाज्य होगा। हमारा उत्तर क्या रहा सर, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आपको आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। चलिए अगले प्रश्न के अंदर बात करते हैं, उसके
पहले और बात कर रहा हूं कि जो हम में से नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी ये क्लास जो है रहेगी, जिसके अंदर हम लोग मिलेंगे और आगामी आने वाली परीक्षाएं, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अलावा जो भी परीक्षाएं, चाहे वो 2024 में आए, 25 में आए, 26 में आए, जो भी परीक्षाएं, उन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। ठीक है जी। तो हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये आपको जो है अपने दिमाग के अंदर अच्छे से रख लेना है। हाँ ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां हो जाए, जैसे त्योहार हो जाए, ठीक है, उस समय क्लास जो है सामान्यतः नहीं होगी, या आपकी खुद की परीक्षाएं हो जाए कि मान लिया सीईटी का एग्जाम हो गया, या कभी जो है जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो गया, या और कोई एग्जाम हो गया, तो उस दिन जो है बिजी होने के कारण मे भी क्लास नहीं हो सकती है। अदरवाइज जो है आप इन 3 दिनों को ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज है भाई, पीछे बचे हुए 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इस दिन हम 11th 12th वाला और ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स का पार्ट जो सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए उपयोगी है, उसको हम लोग जो है डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप भी जो है अच्छे से उस टॉपिक्स को पढ़ते हुए और अच्छे से सवालों को हल करें, जो चीज आती है उसको सॉल्व करें, जो नहीं आती है उन कॉन्सेप्ट को याद करने का, समझने का आप प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो प्रश्न है, 1037 की घात 514 प्लस 319 की घात 2017 प्लस 5122 की घात 319 का इकाई अंक कितना है? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न है, इसमें इकाई अंकों की जब बात की जाती है, किसकी बात कर रहे हैं सर हम लोग? इकाई अंक, यूनिट डिजिट के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पावर है उसको देखना होता है। पावर समझते हो ना, घात के अंदर जो लिखा है उसको आप देखेंगे। और क्या चीज देखनी है, जो घात लिखी है उसमें हमेशा 4 का भाग देना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए घात में सदैव हर स्थिति में 4 का भाग देकर शेष लिखना है। बात ध्यान कीजिए कि जो पीछे बचता है हमें उसको लिखने की बात है। अगर शेष में देखिए भाग कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, भाग देने के बाद कितना शेष बचा उसको हमें लिखना होगा। अब इधर भी ध्यान देना, अगर शेष 1 बचता है तो 1 लिखना है, क्योंकि 4 का भाग देना है तो शेष 1 बचेगा, 1 लिखोगे। शेष अगर 2 बचता है तो 2 लिखोगे। शेष जो 3 बचेगा तो 3 लिखोगे। और मान लेते हैं भाग पूरा पूरा चला गया, शेष 0 बचने पर 4 लिखना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वापस से मैं रिपीट करता हूं कि पावर में 4 का भाग देते हुए शेष क्या है उसको आपको लिखना होगा। शेष 1 2 3 हो सकता है, 1 होने पर 1, 2 होने पर 2, 3 होने पर 3 लिखना। और अगर कुछ भी शेष नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहां पर 4 लिखा जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न है 1037 की घात 514 प्लस 319 की घात 2017 प्लस 5122 की घात 319। क्लियर है? तो ये जो क्लास हो रही है ना, कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आना चाहिए सभी परीक्षाओं के लिए हो रही है। चाहे वो दिसंबर की पशु परिचर की परीक्षा हो रही है, चाहे अभी वर्तमान के अंदर सीईटी के एग्जाम जो अक्टूबर में हो रहे हैं, या नवंबर के अंदर सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हो रहा है, या उसके आगे भविष्य में जो परीक्षाएं होगी वो, या अभी आपके जो वर्तमान में एसएससी के एग्जाम जो चल रहे हैं सीजीएल के उसके लिए, या आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहां पर 4 का भाग देना है 514 में। तो 514 में जब 4 का भाग दिया जाएगा
तो बताइए शेष कितना है, केवल उसके बारे में बात करेंगे। और 4 की भाजकता का नियम क्या है? 4 की भाजकता का नियम है अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग लगे। ध्यान रहे, अंतिम दो संख्याएं 14 में 4 का भाग, तो 4 तिया 12, शेष कितना रहेगा सर? शेष आपका 2 रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। वापस से ध्यान देना, 2017 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 2017 में 4 का भाग दे रहा हूं और 4 की भाजकता का नियम है अंतिम दो अंकों में 4 का भाग लगे। तो 4 का भाग 4 चौक 16, शेष कितना बचेगा? शेष यहां पर 1 बचेगा। और इसी क्रम के अंदर जब मैं 319 के अंदर 4 का भाग देता हूं, 4 की भाजकता के लिए अंतिम दो अंक 4 का भाग देना है, तो बताइए 4 चौक 16 और शेष कितना रहा? 3 रहा। तो शेष बचा उसको लिखना है नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो आधार है उस आधार में भी केवल और केवल इकाई का अंक लिखना है। ठीक है जी। तो चलिए इकाई का अंक के बारे में बात करते हैं। तो 7, 7 की घात, देखो यहां से केवल इकाई का अंक लिया और शेष कितना बचा? 2, उसको लिख दिया। आगे बढ़ते हुए प्लस इकाई का अंक 9, शेष 1 बचा, उसको लिख दिया। यहां से इकाई का अंक केवल लिखा 2 और शेष 3 बचा, उसको लिख दिया। तो 7 की घात 2 कितना हुआ? 49। 9 की घात 1 कितना हुआ? 9। और 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 से गुणा नहीं है। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार लिख करके गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये रिजल्ट रहा आपका 8। जब मैं इसको जोड़ता हूं तो 9 9 18, 18 और 8 26, हासिल लगा 2 66 है। तो इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक हमारा 6 रहा। क्लियर है? अपना आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर रहा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न भी आ गया है और आपके जो है सीटी के ग्रेजुएशन लेवल के जो प्रवेश पत्र भी जो है अपलोड हो गए हैं साइट के ऊपर। जो सीटी का एग्जाम दे रहा है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो वो जो है साइट से उसको डाउनलोड कर लें टाइम से, ताकि जो है आपका सेंटर कहाँ है वो आपको पता लग जाए। उस प्रवेश पत्र के सारे निर्देश जो है बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्या कोई ड्रेस कोड है तो आप उसके बारे में देख लें। और जब तक सिलेक्शन नहीं होता ड्रेस कोड बना दो सर, है ना। गर्मियों के अंदर टी शर्ट हो जाए आपके जिसमें जेब वगैरह नहीं हो, नीचे लोअर हो जाए, 2 पट्टी की चप्पल हो जाए, ये ड्रेस कोड आपका रहे, ताकि परीक्षा सेंटर के ऊपर जहां पर भी आपको चेक करते हैं वहां पर आपको कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अदरवाइज होता क्या है, बेल्ट पहन कर जाते हो बेल्ट खोलना पड़ता है, घड़ी पहन के जाते हो घड़ी खोलनी पड़ जाती है, पर्स लेकर जाते हो पर्स जो है छोड़ना पड़ जाता है। नहीं तो क्या है, लोअर के अंदर उसकी जेब के अंदर आपने पैसे रख दिए, पैसे आपसे कोई नहीं निकालते। 2 पट्टी की चप्पल आपसे कोई नहीं खुलवाता है। तो एक ड्रेस कोड जो उस निर्देश के अंदर है उसको आप ले लें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक अच्छा सा प्रश्न लेते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश यानी कि जो बटे वाली संख्या में ऊपर जो लिखा जाता है वो अंश है, जो नीचे लिखा जाता है वो हर है। तो भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर में 4 घटाने पर भिन्न 3/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहली शर्त, हमें क्या करना होगा, जब भी इस प्रकार के लैंग्वेज वाले प्रश्न आते हैं, भाषा संबंधी प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को आप ऑप्शन के माध्यम से कर लें। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। क्या लिख रहे हैं? ऑप्शन से करना है, समीकरण बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन से करना है। अब ऑप्शन में जो शर्त है उस शर्त को लागू कर लेते हैं हम लोग, और दोनों शर्तें जब लागू हो जाए वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, और ऑप्शन नंबर ए मेरा कहता है 2/5। भाई पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। मुझे बताइए, ये सारा जो लिख रहा हूं वो मौखिक सोचने का है। अंश हर से 3 कम है या नहीं है? अब आप कह रहे हो बिल्कुल है सर, अंश 2 है हर 5 है, और अंश 2 हर 5 से 3 कम है, और ऐसा एक में नहीं सभी में ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखा, अंश 2 है हर 5 है, 3 कम है। ऑप्शन नंबर बी में 4 और 7, 4 7 से 3 कम है। ऑप्शन नंबर सी में 7 10, 7 10 से 3 कम है, यानी अंश 7 हर 10 से 3 कम हो रहा है। और डी 5 8 से 3 कम हो रहा है। तो सबके अंदर पहली वाली शर्त तो आपकी लग रही है। अब शर्त नंबर दूसरे की बात कर रहे हैं। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है? अंश में 1 जोड़ दिया जाए।
जो अंश है उसमें एक जोड़ने की बात कर रहा हूं और हर में 4 घटाने की बात कर रहे हैं। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो गौर करें, अंश में एक जोड़ना, अभी हमारे पास में 2/5 था, अंश में एक जोड़ना और हर में से 4 घटाना, तो भिन्न 3/1 बनी, जबकि बननी क्या चाहिए, बननी चाहिए 3/2 बननी चाहिए, और ये बनी 3/1, तो अपना ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। 4/7, पहली शर्त मौखिक रूप से सोच सकते हैं, अंश हर से 3 कम है, बिल्कुल है। अब शर्त नंबर दूसरे की बात करते हैं, अंश में एक जोड़ने की बात, हर में से 4 घटाने की बात। तो रिजल्ट क्या रहा, 5/3। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरा उत्तर क्या आना चाहिए, हमारा उत्तर 3/2 आना चाहिए, ये ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 7/10 है, अंश हर से 3 कम है, बिल्कुल ठीक है। अंश में एक जोड़ने की बात कर रहा हूं, हर में से 4 घटाने की बात कर रहा हूं। 8/6, 2 के पहाड़े से काटते हुए 4/3, तो ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो ए उत्तर नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, अपने प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। चलिए चेकआउट करते हैं आज की तारीख में। परीक्षा के अंदर जब तीनों चेक हो गए, एबीसी नहीं हुआ, उत्तर डी निश्चित रूप से होने वाला है। अब ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करता हूं मैं, तो हमारा पास में है 5/8। देखिए अंश 5, हर 8, अंश हर से 3 कम है, बिल्कुल है। अब मैं कहना चाह रहा हूं, अंश में एक जोड़ना और हर में से 4 घटाना, तो कितना रहा, 6/4। और जब मैं इसको 2 के पहाड़े से काटता हूं, तो परिणाम क्या बन रहा है, 3/2, और यही मेरा परिणाम, मुझे 3/2 चाहिए था, इसलिए मेरा उत्तर ऑप्शन डी हो गया। तो जब भी भाषा संबंधी कोई प्रश्न आते हैं जहां पर आपको लगता है समीकरण बनाने की आवश्यकता है या किताबों ने एक्स वाई मान करके समीकरण बनाई है, वहां पर केवल और केवल प्रश्न की शर्त उस लैंग्वेज को पढ़ करके हम अपने प्रश्न का उत्तर दे दें। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1728। यदि संख्याओं का म स प 12 है, तो संख्याओं का ल स प कितना है। यानी म स प HCF आपको 12 दे दिया और मुझे एलसीएम पूछ लिया गया, और दो संख्याओं का गुणा मेरे पास में है। देखिए हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी क्लास के अंदर, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, मैं उसी चीज को वापस से लिखता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, गुणनफल होता है ल स प यानी एलसीएम और म स प HCF के बराबर होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है जी, तो चलो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल की बात करते हुए 1728 हो गया, ल स प हमें ज्ञात करना है और म स प आपको 12 दे दिया है, तो म स प के स्थान पर 12 लिख देंगे। तो ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा ल स प और म स प के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं गुणा के स्थान पर जो गुणनफल 1728 दिया था उसको लिख दिया, और म स प के स्थान पर 12 लिख दिया। तो ल स प आप निकाल सकते हैं, इसलिए एलसीएम ल स प 1728 में किसका भाग देना है, 12 का भाग देना है, क्योंकि 12 अभी गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो 12 का भाग देने से अपने प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो चलिए 12 का भाग देना है, 12 का भाग 12 एकम 12, 5 बच गया 52 हो गया, 12 चौक 48, 52 में से 48 घट गया, 4 बच गया, ऊपर से 8 आ गया, फिर से 48 हो गया, और 12 चौक 48, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 144। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 9216 को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए मैं वापस से इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, 9216 है ना, अंक 2 को अच्छे से लिख देता हूं। भाई प्रश्न कह रहा है छोटी से छोटी संख्या
जिसके द्वारा 9216 से गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बनने की बात हो जाए। ध्यान दीजिए सर, भाई घन संख्या तब होगी जब हमारे पास में एक जैसी संख्याओं में तीन तीन संख्याओं के पैर बनेंगे, तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। अगर दो दो के पैर बनते हैं तो वह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो मुझे करना क्या है, 9216 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और संख्याओं के पैर ढूंढना है, तीन तीन के समूह बनने चाहिए। जो समूह बन गए वो ठीक है। अब ध्यान देना, जो समूह नहीं बने, अगर प्रश्न की देखो दो लैंग्वेज हो सकती है। एक लैंग्वेज हो सकती है किससे भाग देना है, तो इसका मतलब जो संख्याएं जो अपना समूह नहीं बनाती है उसको हटा देना। भाग देने का मतलब हटाने से है। और जब गुणा करने की बात हो गई, इसका मतलब जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है जिसका समूह नहीं बन रहा है, उसका तीन तीन का समूह बनाने के लिए कितनी कमी है, उस कमी को पूरा करना है। वापस से सुन लें, गुणा करते समय जिस संख्याओं का तीन तीन का जोड़ा नहीं बन रहा है, तीन तीन का जोड़ा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, कितनी कितनी संख्याएं चाहिए, उसका मुझे गुणा करना है। और भाग देते समय जो समूह नहीं बना उनको सीधा सीधा हटा देना है। तो चलिए कुल मिलाकर के 9216 के अभाज्य गुणनखंड मुझे करने हैं। सम संख्या है, 2 का भाग देना है, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छंग 12। भाग टूटने का 0 अवश्य लगाएं। यहां पर होने वाली हमारी एक स्वाभाविक रूप से गलती है। अगर आप कॉपी और पेन लेकर के इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो हो सकता है हम में से कुछ साथियों ने इसको भाग देते समय है ना 4 6 8 लिख दिया होगा, 468 4608 के स्थान पर। तो ये एक स्वाभाविक रूप से गलती है, इसको आप नहीं करेंगे। 2 का भाग, 2 चौक 8, 2 छंग 12, एक में भाग नहीं जाता, भाग टूटने का 0, और उसके बाद 2 8 16। फिर से 2 का भाग देने की बात कर रहा हूँ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौक 8। अभी भी सम संख्या 2 का भाग देना चाह रहा हूँ, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजा 10, 2 दूना 4। सम संख्या फिर से 2 का भाग देने की बात करें, 2 पंजा 10, 1 बच गया, 2 सता 14, 1 2 छंग 12। अभी भी सम संख्या मुझे प्राप्त हो रही है। फिर 2 का भाग देने की बात करेंगे, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 8 16 और 2 8 16। आगे फिर से 2 का भाग देते हुए 144। अगेन 2 का भाग देना है मुझे, 72। फिर 2 का भाग देना है 36। फिर 2 का भाग देना है 18। फिर 2 का भाग देना है 9। फिर 2 का भाग देना है 3 और अंतिम रूप से 3 का भाग देना है 1। तो ये आपकी जो है संख्याएं हमें बन करके प्राप्त हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, ये 3 है और 3 में जब 3 का भाग गया तो यहाँ पर शेष के रूप में यहाँ एक मतलब एक बार हो गया। क्लियर है सर? तो चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तीन तीन के समूह बनाने वाला हूँ। तो गौर करें, ये पहली 3 संख्याओं का समूह बन गया, 2 2 2 ये 3 का समूह बन गया, 2 2 2 ये भी समूह बन गया। अब मुझे बताओ इसका समूह नहीं बना है, तो इसका मतलब अगर गुणा करने की बात हो रही है तो इसका मतलब इन समूह को बनाना है। भाई 2 2 बार है तो 2 मुझे 3 बार चाहिए, 3 एक बार है तो मुझे 3 3 बार चाहिए। बात समझ में आ गई? और अगर ये कहा जाता किसका भाग देना है तो मुझे इसको हटा देना है कुल मिलाकर के। तो बताया किससे गुणा करना, गुणा करना, इसका अभिप्राय क्या है सर? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जोड़ा पूरा करना, अधूरा जोड़ा पूरा करने से है। अब ध्यान दें, यहां पर 2 2 बार है तो मुझे क्या चाहिए सर, एक बार 2 चाहिए, ताकि 2 2 बार था, भाई 3 3 का पैर बनाना है तो 2 बार तो पहले से एक कम है इसलिए एक कर देना। और यहां पर 3 ये है तो 2 बार 3 और लिख देना, भाई 3 3 का पैर बनाना है तो 3 तिया 9 दूना 18। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा, है ना। कुछ विद्यार्थी जो है कमेंट्स भी कर रहे हैं, कमेंट्स करने के साथ के अंदर जो है आपके उत्तर भी प्रदर्शित हो रहे हैं, दूसरे प्रकार के कमेंट्स भी हमारे पास में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सूचना के बारे में और बात की थी हम लोगों ने, और आप लोगों के जो है कमेंट जो लगातार मेरे पास में आ रहे थे, कई सारे विद्यार्थियों कमेंट आए थे कि जो सर आपने कोर्स लॉन्च किया था मैथ्स फॉर ऑल कंपटीशन, जिसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड
के सेकंड पेपर मैथमेटिक्स को छोड़ करके सभी परीक्षाओं के लिए जो कोर्स था, जिसको कि हम लोगों ने लॉन्चिंग की थी, लॉन्चिंग ऑफर आपको प्रोवाइड किया था और उसके अंदर जो है डिस्काउंट भी रखा था, और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए थे वो स्टूडेंट्स पूरे होने के कारण वो उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एडमिशन ऑटो क्लोज हो गया। और आप लोगों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर एक एडमिशन और कर दो, 100 बच्चों के लिए उस बैच को और खोल दें। इस प्रकार के कुछ कमेंट्स मेरे पास में आए थे और उन सभी को मैंने लिखित के अंदर जवाब भी दिया। और उसी प्रकार से जो है दूसरे विद्यार्थियों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कि अभी तो वो बैच जो है अपना चल रहा है वो क्लोज हो गया है, अब उस बैच में कोई रजिस्ट्रेशन, कोई एडमिशन आपका नहीं होगा। जब वो बैच आगे बढ़ेगा और जब समय मिलेगा तो उसके बाद नया बैच जो है लॉन्च किया जाएगा और उस नए बैच के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसकी की संभावना फिलहाल अभी 15-20 दिन तो नहीं है कि जो नवरात्रि के अंदर हम लोग सोचेंगे, अगर फ्री होते हैं तो उस समय, और नहीं तो फिर दिवाली के बाद उस नए बैच को हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि संख्या 31052x4 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। गौर कीजिए कि यहां पर चलिए सर ठीक है, हमारी बात हो रही है कि 310, भाई आपकी संख्या है 31052x4, 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। 8 की भाजकता का नियम क्या है। 8 की भाजकता का नियम है अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित हो। ध्यान दीजिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 8 की भाजकता, और 8 की भाजकता का अभिप्राय यह है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए अब जो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या हमारी ये वाली है 2x4। 2x4, अब x के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको मैं बाई ऑप्शन करना चाहूंगा और आपको भी बाई ऑप्शन ही करना है। कारण क्या है कि जब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में 3 है, तो 2, 3 और 4, ऐसा है ना। अब मुझे बताइए क्या इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो पता लगा 8 से विभाज्य नहीं है। भाई जैसे ही हमने ऑप्शन नंबर ए के अनुसार x का मान x के स्थान पर 3 कर दिया, तो यहां पर 234 में 8 का भाग दे रहे हैं, 8 दूना 16, 7 बच गया 74 हो गया, 74 8 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये 8 से विभाज्य नहीं होगी अगर मैं यहां 3 लिखता हूं तो। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में x के स्थान 5 रखने की बात कर रहा हूं, तो अब 8 या 24, एक बच गया 14, 8 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। 7 लिखने पर 2, 7, 4, 8 का भाग 8 या 24, 24 घटाएंगे 3 बचा, 3 और 4 34, 34 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर भी आपका सी नहीं है। तो जब ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, आपका उत्तर क्या होगा, डी। अब एक बात ध्यान रखें, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई जब ऑप्शन से कर रहे हैं तो आपका उत्तर सी होता है या डी होता है, ऐसा नहीं है सर। हो सकता है आपका उत्तर ए हो जाए, बी हो जाए। मैं जानबूझ करके जब ऑप्शन से करने की बात करते हैं तो मैं उत्तर सी या डी में रखा करता हूं। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस क्या है, ऑप्शन को कैसे यूज कर रहे हैं, वो कम से कम हम लोग 2 से 3 बार उसको ट्राई कर लें। क्लियर है। तो अपना उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर जैसे ही 2 रखा तो 2, 2, 4, और आप देख रहे हैं कि 2, 2, 4 में जब 8 का भाग जाता है तो पूरा पूरा चला गया, 8 दूना 16, 22 में से 16 घटाने पर कितना आया, 6, 6 के पीछे 4, 64, 8 का भाग 8 बार 64, यानी भाग पूरा पूरा हो गया, तो ये 8 से विभाज्य हो गई। और जब अंतिम 3 अंकों से
बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए सर, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ अच्छे से प्रश्नों की बात की है। हम में से कई विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने कमेंट्स दे रहे थे। कुछ विद्यार्थियों ने सीखने और समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए, आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अगली जो क्लास रहेगी वो फिर से, यानी आपकी क्लासें हर सोमवार, हर बुधवार और हर शुक्रवार को रहने वाली है। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।